Good evening, guys. Good evening, champions. All of you, good evening. Let's complete this chapter we have started as an atomic structure. So atomic structure chapter we have started, and we are going to discuss about today atomic number, atomic mass, and their isotopes. Okay, so yesterday we had a very nice story of atoms. We talked about the various concept about the atom. So we are going to deal with some more concept about the atom, and quickly will explore the some more terms. Okay, तो चलिए बात करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल फोकस रहिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा और आसानी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है बच्चा? हाय अनुज, हेलो विशाल, हाय पूजा, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ हैं। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। हाय मंजरी, आपका फर्स्ट क्लास है तो पहली बात मैं आपको वेलकम करता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि मंजरी हमने एक चैप्टर चालू किया है। हमारे चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चैप्टर का दूसरा क्लास है और इस क्लास के अंदर हम लोग आज मेजर चीज डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे, वो है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछता है। ठीक है, ठीक है मंजरी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एकदम बढ़िया से चाय नाश्ता लेके बैठ जाइए बढ़िया से अच्छे से, और चलिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी इट। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे हैं यहाँ पे और बिल्कुल हम लोग पढ़ाई करेंगे। हाय अखिलेश, गुड इवनिंग बच्चा, कैसे हो? कैसे चल रही पढ़ाई अखिलेश? ठीक है, चलो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। द टॉपिक इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले मैंने बताया था कल कि हम लोग ज्यादातर बातें जो करेंगे वो वो कल हमने बात किया था ज्यादातर कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को हमने बात की। लेकिन वहां पे हमारा रुदरफोर्ड मॉडल रह गया था, जिसे हम पहले बात करेंगे। रुदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात करेंगे, फिर रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का देखेंगे। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है हमें देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से एक एक पॉइंट को हम लोग एक्सप्लोर, पील आउट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। पहला पॉइंट जो था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। मैंने बता दिया था कि कल मैंने बताया था आपको कि जे थॉमसन ने, जे थॉमसन जी जो थे, जे थॉमसन, उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। ये चीज हमने बता दिया। कौन से एक्सपेरिमेंट के दौरान? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के दौरान। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने खोज करी थी। उसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने एनोड रे की डिस्कवरी करी, एनोड रे की डिस्कवरी करी। और इस एनोड रे की डिस्कवरी के दौरान उनको प्रोटॉन की खोज किया। उन्होंने उन्होंने क्या किया? प्रोटॉन की खोज किया। ठीक है, विशाल फोन करना है मुझे। विशाल कोई अर्जेंट है तो बताइए मुझे, बोलिए, बोलिए विशाल, मेरी आवाज आ रही है? विशाल मेरी आवाज आ रही है बच्चा? हेलो आकाश, गुड इवनिंग। हाय हर्ष, गुड इवनिंग। हर्ष कुमार सिंह, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? विशाल मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है? चलिए ठीक। हाँ, विशाल को आवाज नहीं आ रही है लग रहा है। चलिए, जाने दीजिए। बाद में अगर कुछ अर्जेंट है बेटा तो आप प्लीज मुझे फोन पे, इस पे बताइए। कोई बात नहीं है, आप ग्रुप पे लिखिए, बात करेंगे हम लोग इस बारे में। कोई डाउट डिफिकल्टी होगा तो हम लोग उसके बारे में बात करते जाएंगे। ठीक है, तो जो मेजर पार्ट था वो हमने कल बता दिया था। आज हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इसके बारे में। किसके बारे में? एक बंदे के बारे में, एक बच्चे के बारे में। शायद आप लोगों को वो स्टोरी पता होगी या नहीं पता होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। छोटी सी एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी एक छोटे से बच्चे की है। एक बच्चा था, एक बच्चा था, वो काफी कुछ, 8th ग्रेड की बात है, 8वीं की बात है। 8वीं से वो, उसका जो मार्क्स आता था, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आता था, लेकिन वो पेपर बड़ा अच्छा लिख के आता था। रोज उनके पिताजी पूछते थे कि तुम्हारे पेपर कैसे गए, तो बच्चा बोलता था कि सर मेरा पेपर तो अच्छा गया। अब देखो सर कैसे मार्क्स देंगे आई डोंट नो, सर कैसे मार्क्स देंगे आई डोंट नो, बट माय पेपर वाज गुड।
वो हर बार ऐसा बोलते थे और ऐसा वो और हर बार उनके मार्क्स बहुत कम आते थे। इस तरह से न 9वीं हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया और 12th आ गया। 12th के दौरान की एक घटना है, ये बच्चा जो था, इस बच्चे ने जनरली एक क्वेश्चन आंसर लिखा था और एग्ज़ाम से निकलते वक़्त प्रिंसिपल जी ने पूछा कि बेटा आपका एग्ज़ाम कैसा गया? तो ये जो बच्चा था, बच्चे ने क्या बोला? बच्चे ने बोला कि सर मेरा पेपर तो हमेशा अच्छा जाता है, टीचर ही अच्छे से करेक्ट नहीं करता है और हर बार मुझे कम मार्क्स मिलते हैं। बोलता है उन्होंने टीचर ही अच्छे से करेक्ट नहीं करते हैं और बहुत कम मार्क्स मिलता है मुझे। तो बच्चे ने क्या किया सॉरी टीचर सर ने क्या बोला, अच्छा ठीक है तुम्हारे रिज़ल्ट आने दो। सॉरी सर मोबाइल टच प्रॉब्लम आहे। आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? पहले बताओ मुझे। विशाल, बाकी बच्चों आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ओके। तो उनके प्रिंसिपल ने बोला कि इस बार रिज़ल्ट आने दो, फिर मेरे पास आना। तो रिज़ल्ट आया तो ये जनाब थे, वो गए प्रिंसिपल के साथ और बोले कि देखिए सर, ये देखिए मैंने सारे आंसर सही लिखे हैं, लेकिन इस टीचर ने हमारे आंसर को कट कर दिया है और हमें मार्क्स कम दिया है। ठीक है? अब वो टीचर प्रिंसिपल बोले कि क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि आपने जो सारे आंसर लिखे हैं वो सही लिखे हैं? तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने सारे आंसर सही लिखे हैं। टीचर ने क्वेश्चन देखा, बोला कि आपके आंसर गलत हैं। बच्चे ने बोला कि नहीं मेरे आंसर सही हैं और मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। उस बच्चे ने प्रूफ किया और प्रूफ करने के बाद क्या होता है कि वो आंसर जो था उसे सही माना गया और उनको आंसर दिया गया, उनको मार्क्स दिया गया, ठीक है? और बाद में उनका ही जो एक्सपेरिमेंट उस समय उन्होंने प्रूफ किया था, उसी एक्सपेरिमेंट का नाम रूदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पड़ा, रूदरफोर्ड मॉडल पड़ा। उस समय हम लोग थॉमसन की थियरी एटम में पढ़ रहे थे। एटम में थॉमसन की थियरी पढ़ रहे थे, बट रूदरफोर्ड ने अपनी थियरी लिख के आया था एग्ज़ाम में और वो बच्चा कोई और नहीं था, वो बच्चा था रूदरफोर्ड। बच्चा था रूदरफोर्ड और वही रूदरफोर्ड ने अपनी एक थियरी दिया था। उसी थियरी को बाद में पब्लिश करके रूदरफोर्ड के नाम से दिया गया थियरी और उस थियरी को आज भी हम लोग जानते हैं। और वो बच्चा जो था वो रूदरफोर्ड था जिसका 8वीं, 9वीं, 10वीं में बिल्कुल मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। लेकिन लेकिन वो अपने ही कॉन्सेप्ट को लिखता था, अपने हुए सोचे हुए कॉन्सेप्ट को लिखता था। समझ में आया? तो ही वाज़ द रूदरफोर्ड एंड दिस वाज़ द स्मॉल स्टोरी ऑफ रूदरफोर्ड। ठीक है? सो अर्नेस्ट रूदरफोर्ड की बात करने वाले हैं हम लोग। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ आ नहीं रहा है आप लोगों की तरफ से। कुछ आप टाइप वाइप नहीं कर रहे हो आप लोग? हाय वैभव, गुड इवनिंग। हेलो अब्दुल बशीर, गुड इवनिंग। ठीक है। यस, यस, आ रही है आवाज़ मेरी। तो ये कहानी थी रूदरफोर्ड की। चलिए देखते हैं रूदरफोर्ड ने क्या कमाल किया उस एक्सपेरिमेंट में उस दौरान। सोचो 12th ग्रेड में ये बच्चे ने सोच लिया था कि ऐसा होगा। ठीक है? 12th ग्रेड में सोच लिया था इस बच्चे ने कि ऐसा होगा और वो एक्सपेरिमेंट आज हम लोग के सामने है और साथ ही साथ ये एक्सपेरिमेंट बाद में थोड़े मॉडिफाइड किया गया और बाद में रिज़र्व किया गया रुदरफोर्ड के नाम पे ऐसा। सो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड फाउंड द एक्सपेरिमेंट। ये बात कभी की है 1911 की, 1911 की बात है ये। So found the experiment of scattering of alpha particle by thin gold foil experiment. We also call it as a thin gold foil experiment. That a bounce back. Few alpha particle bounce back from he inferred the presence of massive positively charged nucleus of atom. तो इसको बताने से पहले मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। क्या सिखाना पड़ेगा? थॉमसन मॉडल क्या था? थॉमसन मॉडल क्या था? ध्यान से सीखना बच्चों। थॉमसन मॉडल क्या था? थॉमसन ने बोला था कि जो एटम होता है ना, एटम जो होता है वो बिल्कुल वाटरमेलन की जैसे है। कैसा है? वाटरमेलन के जैसे है। इसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल या बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है? प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। तो तो थॉमसन ने क्या बताया? थॉमसन ने बताया कि जो एटम होता है वो बिल्कुल कैसा है? वाटरमेलन जैसा है। वाटरमेलन जैसा है। और ये कैसा वाटरमेलन होता है? वाटरमेलन तो ऐसा होता है ना, एक स्फेरिकल होता है और उसके अंदर सीड्स होते हैं। देखो सीड्स होते हैं,
काले कलर का सीड बना दूं ताकि आपको समझ में आए। देखो काले काले कलर का सीड होता है, देखो सीड होता है ऐसे, और बाहर जो कोटिंग होती है वो कौन से कलर की है, बाहर की कोटिंग होती है वो जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। आउटसाइड की जो कोटिंग होती है वो कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। और अंदर जो होता है रेड कलर का पल्प होता है, और उस पल्प के अंदर ये देखो पॉजिटिव, ये जो सेंटर है, जो ये जो सीड है, सीड को उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, और जो कोटिंग था उन्होंने कहा प्रोटॉन, उन्होंने कहा प्रोटॉन। और इसी मॉडल को रुदरफोर्ड ने बोला कि भैया ये मॉडल गलत है, ये मॉडल बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, दैट एक्सपेरिमेंट इज नॉट वैलिड ऑन दिस। कैसे? उन्होंने बताया कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस नहीं है। रुदरफोर्ड ने बोला कि एटम एक ऐसा होता है जिसका पॉजिटिव सेंटर में होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे चकली जैसा होता है ना, चकली वैसा। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, और सेंटर में कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो सेंटर होता है वो रिजिड पॉजिटिव चार्ज है, रिजिड। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया, अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, एक गोल्ड फॉइल जिसमें ऐसे एटम है, देखो ऐसे एटम होते हैं, ऐसे एटम, गोल्ड फॉइल, बहुत पतला सा गोल्ड फॉइल लिया। अब आप बोलोगे सर गोल्ड ही क्यों लिया, इतना महंगा है गोल्ड, क्यों लिया गोल्ड? तो अब मैं बताऊंगा, गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता है। क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी हाई, एंड दैट्स व्हाई ही टुक द गोल्ड। ठीक है, एंड देन व्हाट ही डिड, ही बम्बार्डेड द अल्फा रेज। उन्होंने अल्फा रेज को क्या करा, बम्बार्ड किया, इसके ऊपर पास कराया। क्या किया, अल्फा रेस को पास कराया। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारा अल्फा रेस ईमानदारी से ऐसे इजीली पास हो जा रहा था, बहुत सारा अल्फा रेस पास हो जा रहा था। बट ही ऑल्सो फाउंड सम ऑफ द अल्फा रेस वर बेंटिंग एट सम सर्टेन एंगल, some of the alpha rays were bending at some certain angle, and he also found some were bending at 90 degree and some were following their own path। कुछ अल्फा रेस पूरी तरह से पास हो जा रहा था, मतलब बहुत सारे अल्फा रेस पूरी तरह से पास हो जा रहे थे, कुछ 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 एंगल पे बेंड हो जा रहे थे, और बहुत ही कम अल्फा रेस जो थे वो वापस अपने ही पाथ में 180 डिग्री वापस रिटर्न आ जा रहे थे। ठीक है, 10 टेंसिले मतलब टेंसाइल मतलब होता है क्या, क्या बोला बेटा? टेंसाइल मतलब क्या? टेंसाइल, टेंसाइल का मतलब होता है, टेंसिले नहीं है यार। टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि तन्यता। इसको हैमर करोगे ना तो ये जल्दी फटेगा नहीं, एकदम आप उसकी पतली शीट बना सकते हो। टेंसिले मत लिखो भाई, टेंसिले मत लिखो, टेंसाइल। ठीक है। सो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने ऐसे इसके अंदर से पास हो जाता, तो व्हाट ही कंक्लूडेड, उन्होंने कंक्लूड किया पहला कि एटम जो होता है, एटम वो क्या होता है, होलो होता है। क्या होता है? होलो, खोखला होता है। और दूसरा चीज उन्होंने क्या देखा कि एटम के अंदर सेंटर होता है, सेंटर, और जो सेंटर होता है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ही कंक्लूडेड दैट एटम इज अ सेंटर व्हिच इज अ पॉजिटिव चार्ज। few of the alpha rays are bending at certain angle। कुछ अल्फा रेस क्या होती हैं, सर्टेन एंगल पे बेंट होती हैं। क्यों बेंट होती हैं? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूं, समझ में आएगा। देखो मान लो ये एटम है, ये एटम, ये इसका सेंटर है। सेंटर कौन सा चार्ज है ये नहीं पता था उनको, रुदरफोर्ड को ये चीज नहीं पता था, बट उनको पता था अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आसानी से इधर चले जाते थे, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल जो यहां टकराते रहे होंगे, जो जो यहां टकराते होंगे, इसको मैं बना देता हूं, देखो कुछ अल्फा पार्टिकल जो यहां टकराते होंगे वो बेंट हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये बीम पॉजिटिव है, और सेंटर भी क्या है, पॉजिटिव है। तो सेंटर भी पॉजिटिव है, दूसरा वाला बीम भी पॉजिटिव है, इसीलिए क्या हो जाते थे, यहां से टकरा के बेंट हो जाते थे। कुछ ऐसे भी थे कि जो दूसरे ओर से टकरा के बेंट हो जाते थे, कुछ ऐसे थे जो एकदम सेंटर में लग के एकदम वापस 90 180 डिग्री पे वापस आ जाते थे। पॉजिटिव है इसलिए, यस, कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन होता था ना,
रिपल्शन होता था, इसलिए रिपल्शन होता था, यस. So there was a repulsion, and due to this it was happening. And this experiment was considered as that time, with the help of this, I mean, due to this experiment, that time he was awarded as a Nobel Prize. Nobel Prize. He was given the Nobel Prize. Nobel Prize he was given. Okay. So Nobel Prize उस वक्त उनको मिला था. किनको? रूदरफोर्ड जी को मिला था नोबेल प्राइज. किसके बेसिस पे? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर. और उन्होंने क्या बताया था कि एटम जो होता है वो होलो होता है, उसके सेंटर में पॉजिटिव होता है और बाहर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है. तो ऐसी बात बता दी तो सब लोगों ने रूदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को सही मान लिया उस वक्त और रूदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को यूज करने लगे. लेकिन रूदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ कुछ लिमिटेशन था, कुछ कुछ कमी थी जो उस वक्त रूदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. रूदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट टाइम. तो उस कमी को पूरा किसने किया? नील बोर ने. नील बोर ने उस कमी को पूरा किया और बताया कि नील बोर ने बताया कि उसके अंदर क्या-क्या कमी थी, उस कमी को पूरा किया नील बोर ने. ठीक है. इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? वेरी गुड. अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग को समझ में आ गया. चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में और डिटेल में. तो देखिए हमारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, इसको समझते हैं जरा. देखिए यहाँ पर आ जाए हम लोग अपने वाले पेज पे, और इस पेज पे क्या लिखा है? अर्नेस्ट रूदरफोर्ड फाउंड द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन गोल्ड फॉइल. सी द फिगर नंबर 4.2. मैंने दिखा दिया, वैसे भी टेंशन नहीं है आपको, मैं दिखाऊंगा अभी, टेंशन मत लो. That is, a few alpha particle bounce back from this. He inferred that the presence of massive positively charged nucleus. Massive मतलब वजन वाला, मास है, ऐसा सब्सटेंस जिस ऐसा सेंटर है जिसमें मास है, मास वजन है. ठीक है. And are positively charged particle nucleus inside the atom. Following the discovery of the nucleus in an atom, Rutherford found 1919 में, in 1919 he found the fast moving alpha particle transmuted nitrogen into oxygen with a simultaneous liberation of the hydrogen. And he found that नाइट्रोजन के अंदर उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराया, मिक्स कराया, रिएक्ट कराया. उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन बन रहा था और साथ ही में क्या हो रहा था? देखो साथ में क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन वन और वन लिबरेट हो रहा था. तो उन्होंने इसको फिर कंक्लूड किया क्या? प्रोटॉन. क्या कंक्लूड किया? प्रोटॉन. तो ही फर्दर showed that other element could also be transmitted, but hydrogen was always emitted. हर बार उन्होंने देखा कि किसी ना किसी एलिमेंट के अंदर जब भी वो अल्फा पार्टिकल स्कैटर करते थे, ऐड करते थे या बम्बार्ड करते थे, तो उनको क्या मिलता था? उनको मिलता था कि कुछ भी कर लो आप, कुछ भी आप कर लो, आपको क्या होगा? हर बार हाइड्रोजन तो एमिट होगा ही होगा, और वो क्या रहता था? प्रोटॉन. तो इस तरीके से भी प्रोटॉन की डिस्कवरी मानी जाती है. बट उन्होंने क्लियर नहीं किया था, इस बात को क्लियर गोल्डस्टीन ने किया कि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इस बात को गोल्डस्टीन ने एक्सप्लेन कराया था. ठीक है. So on the basis of Rutherford proposed that the hydrogen nucleus must contain single nuclei of all element. Hence hydrogen nucleus was renamed as proton. इसीलिए हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस था, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को क्या नाम दे दिया गया? प्रोटॉन नाम दे दिया गया. ठीक है. प्रोटॉन नाम दे दिया गया. और ये देखिए ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये देखिए लेड प्लेट है और यहाँ से आपने अल्फा पार्टिकल को पास कराया और यहाँ से देखो एक अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रही है और उन्होंने देखा कि गोल्ड फॉइल है. देखो यहाँ पे गोल्ड फॉइल है और गोल्ड फॉइल से उन्होंने देखा कि बहुत सारा अल्फा रेज बेंट भी हो रहा है और पास भी हो रहा है. सम ऑफ देम वर बेंटिंग एट सम सर्टेन एंगल एंड सम ऑफ देम आर फॉलोइंग देयर ओन पाथ. कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल अपने ओन पाथ को फॉलो कर रहे थे. ठीक है. तो ये चीज हमने देखा. इफ वी कैन पास इन द place of alpha particle beta particle, then what will happen? See,
अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज बेटा, बीटा पार्टिकल इज निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियस में जाके चिपकने लगेगा ना, न्यूक्लियस पॉजिटिव है और जाके चिपकने लगेगा, तो पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं है, पॉजिटिव सेंटर है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ। क्या स्क्रीन इज वेरी जूम्ड? मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये ऐसे ही है, अपनी मर्जी से। Means every element contains some amount of hydrogen. Yes, every element contains some amount of nucleus of hydrogen, not hydrogen. Anuj, they not contain hydrogen, they contain nucleus of hydrogen. मतलब proton. Every element contain proton. In other words, they contain proton. ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होती है, इसको जरा देख लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होती है। So discovery of neutron, existence of an electrically neutral massive particle in the nucleus। अब सबको क्वेश्चन आने लगा, जो न्यूक्लियस है उसमें एक वजन है, मास है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, बट इट हैज मास। व्हाट इज दैट चार्ज पार्टिकल? तो जेम्स चैडविक इन 1932 में जेम्स जेम्स चैडविक ने इस बात को एक्सप्लेन करा। क्या एक्सप्लेन कराया? इन्होंने एक्सप्लेन किया कि the nucleus which was predicted by the Ernest Rutherford in 1920 to account for the disparity of the atomic mass of an element in this year 1932, James Chadwick measured the velocity of proton knocked out from the paraffin by the unidentified radiation from the beryllium। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला कि अगर अगर आपके पास बेरिलियम एटम है, बेरिलियम का एटम है और उसमें हीलियम को हमने पास किया, अगर हीलियम एटम को ऐड किया, ऐसा कुछ पास किया, अल्फा पार्टिकल मान लो, एक अल्फा पार्टिकल पास किया अगर आप लोगों ने, तो उसमें देखोगे कि एक न्यूट्रॉन इजेक्ट हो रहा है बाहर। इट विल इजेक्ट आउट दी वन न्यूट्रॉन, इट विल इजेक्ट आउट वन न्यूट्रॉन, एंड दैट वाज दी नॉट चार्ज, नॉट चार्ज बट हैविंग मास। उस वक्त उसमें कोई चार्ज नहीं था और मास जरूर था, मास था उसका, मास में चेंजेस मिल रहा था। तो ऐसा जेम्स चैडविक ने रेडिएशन, अनआइडेंटिफाइड रेडिएशन फ्रॉम बेरिलियम, फ्रॉम दैट डिटरमाइंड द मास ऑफ पार्टिकल ऑफ अनआइडेंटिफाइड न्यूट्रल रेडिएशन विच कम आउट फ्रॉम टू बी ऑलमोस्ट द सेम एज द प्रोटॉन, जिसका मास क्या था? सेम था, प्रोटॉन के जैसा सेम था। पैराफीन, पैराफीन मतलब कोई अल्केन मान लो, अल्केन या हाइड्रोकार्बन मान लो, कोई अल्केन या हाइड्रोकार्बन मान लो आप। ठीक है, पैराफीन मतलब अल्केन होता है। ठीक है, अल्कीन मत लेना, अल्केन होता है वो। चलिए देखते हैं फिर। ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन विच वॉज प्रेडिक्टेड बाय द रूदरफोर्ड्स अर्लियर। उन्होंने एक नया नाम दिया, न्यूट्रॉन, जो रूदरफोर्ड ने पहले ही प्रेडिक्ट कर रखा था, उसको नया नाम क्या दिया इन्होंने? न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। सो इस तरीके से आपके साइंटिस्ट के नाम क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉमसन ने, थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज रूदरफोर्ड ने बताया। एंड तीसरा जो खोज किया है, जो न्यूट्रॉन की खोज किया, किसने? चैडविक ने। ठीक है, चैडविक ने बताया। तो तीन लोगों का ये चीज है, याद रखना है आपको। इसमें गोल्डस्टीन का भी कंट्रीब्यूशन आता है। गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने भी प्रोटॉन की आइडिया दी थी, प्रोटॉन की आइडिया दी थी। ये किसके बेसिस पे दिया था इन्होंने? एनोड रे के बेसिस पे। तो अगर एनोड रे अगर आए तो आप बोलिएगा कि गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Yes, very good. So this was the discovery of neutron. Now we'll go to the next slide and we'll see over here. Just a moment.
You can see over here discovery of neutron, how they discover the neutron. See, there is a polonium source. In the polonium source, they bombarded the alpha particle on beryllium. मैंने बताया था ना बेरिलियम के उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार्ड किया, और जब बम्बार्ड किया उन्होंने अल्फा पार्टिकल, तो उन्होंने देखा कि न्यूट्रॉन्स भी निकल रहे थे, और कुछ जो कंपाउंड, कुछ ना कुछ कंपाउंड्स निकल रहे थे, कुछ ना कुछ। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू सो मच। कुछ कंपाउंड निकल रहे थे और न्यूट्रॉन निकल रहा था। जैसे कंपाउंड, कंपाउंड नहीं मतलब कोई एक एलिमेंट, जैसे कार्बन, जनरली कार्बन निकलेगा अगर हीलियम का अल्फा पार्टिकल अगर आप पास करोगे, अल्फा पार्टिकल अगर पास करोगे तो कार्बन निकल रहा था, और साथ में ही क्या निकल रहा था, न्यूट्रॉन, विच वाज इक्वल टू द प्रोटॉन, whose weight of neutron weight of neutron was equal to weight of proton. That's why it was taken as one proton is equal to one neutron. The weight of proton was equal to weight of neutron, and that was the reality of the actual experiment which was happened during the discovery of neutron. ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कौन किया था ये, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। बात समझ में आ रही बच्चों, बात समझ में आ रही है? कोशिश कीजिए, थोड़ा 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 ड्राई है, बट मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं ये थोड़ा ड्राई है, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा, सीरियसली सीरियसली आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये। ठीक है, ठीक है। हाय कार्तिक, गुड इवनिंग। भाग्यश्री, नेहा, शिवम, गुड इवनिंग। डियर, अगर आप 5 मिनट में क्लास देख के अगर सोचोगे कि ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये तो दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लेकिन आप 10 मिनट स्पेंड करोगे ना, जब जब 15 मिनट सीखोगे, 10 मिनट सीखोगे, तब आपको बड़ा मजा आने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा सब चीजें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। किसी भी क्लास को आप 5 मिनट में मत जज करो बेटा, देखो उसको, सीखो, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं हम लोग। सो एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट, मतलब बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है ये तो हम लोग बचपन में किया करते थे, अभी ये बचपन है ही है हमारा, बचपन में ही कर रहे हैं अभी। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर, पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है मैं पहले बता दूं। एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज व्हाट। यस अविनाश, मैं ना ब्रेकआउट लूंगा, रुक जाओ 10 मिनट, रुको जरा रुको 10 मिनट, और पढ़ा लेने दो थोड़ा सा, फिर ब्रेकआउट लूंगा। एटॉमिक नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन इसका कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन का कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इट शुड बी न्यूट्रल एटम, मतलब ये कोई आयन नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो Na है, तो Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, तो Na के अंदर जितना भी प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर, वी कॉल इट एज एटॉमिक नंबर। स्लाइड दिसत नहीं है वैभव, एकदा रिफ्रेश कर बाळा, एकदा रिफ्रेश कर, रिफ्रेश इट वंस। ठीक है, तो ये देखिए, यहां पर देखेंगे सोडियम जो है, ये समझा नहीं गणेश, मैं हेल्प करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो चलो इस टॉपिक पे हम आते हैं, पहले मैं सिखा दूं तुमको, पहले मैं ब्लैंक स्लाइड पे सिखा देता हूं, फिर इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। टॉपिक क्या बोलता है, पहला पहला पॉइंट समझिए, एटॉमिक मास बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एटॉमिक मास बताइए, क्या होता है एटॉमिक मास ये बताइए, और दूसरा बोल रहा है एटॉमिक नंबर बताइए। तो पहले मैं आपको एटॉमिक नंबर बता देता हूं, फिर एटॉमिक मास बताता हूं। देखिए अब हम सबको पता चल गया, क्या पता चल गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये बात हमको पता चल गई, हमको ये पता चल गई पार्टिकल क्या होता है, देखो पार्टिकल सीधे, ठीक है। तो हमको ये चीज पता चल गया कि एटम होता है, एटम, एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये डिस्कवरी पता चल गई हमको।
हमको ये भी पता चल गया कि एटम के सेंटर में जो होता है ना, सेंटर में वो पॉजिटिव सेंटर होता है जहां पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। और बाहर जो होता है, बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब एक और चीज खास बात हमें पता चली है। क्या पता चली है? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो नंबर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जब बराबर होंगे ना, जब इक्वल होंगे, तो कोई भी एलिमेंट बिना चार्ज का रहेगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। जैसे कि मैग्नीशियम लिख दिया, कैल्शियम लिख दिया, कैल्शियम 2+ लिख दिया, मैग्नीशियम 2+ लिख दिया, सोडियम प्लस लिख दिया, सोडियम लिख दिया। तो देखो कि किसके ऊपर चार्ज है। ये देखो, इसके ऊपर चार्ज प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। इन लोगों के पास चार्जेस है ना, प्लस चार्ज है। तो ये लोगों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। यहां पर जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता, उससे क्या देख के कंक्लूड कर सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना एक दूसरे से। नंबर ऑफ प्रोटॉन सिर्फ, या प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर रहे हैं, इसको नहीं। ठीक है। क्लोरीन -2, पहली बात तो क्लोरीन -2 नहीं होता बेटा, क्लोरीन -1 होता है। लेकिन क्लोरीन पे जब माइनस आ गया, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, तभी तो चार्ज आया ना। चार्ज जिसके ऊपर आ गया उसमें मतलब उसकी संख्या बराबर नहीं है। चलिए, अब हम एटॉमिक नंबर सीखेंगे। एटॉमिक नंबर क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास लेट्स से मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में अगर मैंने आपको बता दिया कि 12 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, अगर मैं आपको बता दिया और मैं आपसे बोला कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, अगर मैंने आपसे बता दिया कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो आप क्या आंसर देंगे? एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 12 आएगा। कैसे? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है आपको। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 12। जितनी भी संख्या प्रोटॉन की होगी वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आया? विशाल? हाँ, वेरी गुड। समझ में आ रहा है, हाँ हाँ, अच्छा है। यस, चलिए क्वेश्चन पूछता हूं मैं। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा मुझे। मेरे पास कैल्शियम है, कैल्शियम, आई हैव कैल्शियम। इन केस ऑफ कैल्शियम 12 प्रोटॉन इज देयर, 12 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 12 नहीं, 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन एंड लेट्स से 20 न्यूट्रॉन इज देयर। तो मुझे बताइए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? एटॉमिक नंबर क्या होगा बताइए? आंसर होगा 20। क्यों? क्योंकि हमको प्रोटॉन की संख्या देखनी है। प्रोटॉन की संख्या देखनी है, प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। बात समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास, फिर दोनों सीखेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है? पहले तो मैं बता दूं, एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं, और जो मैंने अभी सिखाया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर उसको जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई? अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज अ सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दोगे, अगर ना जोड़ दोगे, तो क्या आ जाएगा आपको? एटॉमिक मास आ जाएगा। आसान है बिल्कुल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दोगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा, जिनको हम लोग एक और बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ओके, न्यूक्लियन, एन यू क्लियॉन्स। ओके, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, और या फिर न्यूक्लियोइड्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियोइड्स, ओके, न्यूक्लियोइड्स या न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, इसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं या फिर न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब बोलोगे क्यों न्यूक्लियॉन और क्यों न्यूक्लियोइड बोलते हैं? क्योंकि ये लोग न्यूक्लियस में रहते हैं। कौन न्यूक्लियस में रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे कोल्हापुर में रहने वाले को कोल्हापुरकर बोलते हैं,
पुणे में रहने को बोलते हैं पुणेकर, मुंबई वाले को बोलते हैं मुंबईकर। ऐसे ही न्यूक्लियस में रहने वाले को बोलते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस में रहने वाले को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स या फिर न्यूक्लियोइड्स। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियॉन्स या फिर न्यूक्लियोइड्स, बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं या फिर न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। हाय साहिल, साहिल गुड इवनिंग। चलिए आगे चलते हैं। साहिल, हम लोग एटॉमिक नंबर पढ़ रहे हैं, एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं। चलिए हम सबको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट और बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। साहिल, आपने अभी ज्वाइन किया है। एक्सप्लेन अगेन दी मुझे, सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है वैष्णवी? अभी आ रही है? एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास इज अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल के बेसिस पे तुम्हें समझ में आ जाएगा वैष्णवी। देखिए एक एग्जांपल देते हैं। देखिए अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, मान लीजिए एल्यूमिनियम है मेरे पास, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में मान लीजिए कि अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13 है, मतलब 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। मान लीजिए एल्यूमिनियम में 14 न्यूट्रॉन है। ठीक है, 14 न्यूट्रॉन है। तो मुझे बताइए कि पहले बताइए एटॉमिक नंबर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, और दूसरा एटॉमिक मास क्या होगा। ये फटाफट बता दीजिए आंसर, मैं चैट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हूँ। 13, यस गाइस, 13 इज करेक्ट आंसर। वैष्णवी ने भी सही आंसर दे दिया, वाह। सारे बच्चे, मंजरी ने भी सही आंसर दे, देखा मंजरी कितना अच्छा आंसर दे रहे हो तुम, वेरी गुड। गणेश, सादिया, सारे बच्चे, वाओ दे आर चैंपियंस। सो इसका आंसर, पहले वाले का आंसर हो गया 13। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैंने सिखाया नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी रहेगा वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात हो गई, 13 हो गया। चलिए एटॉमिक मास क्या होगा बताइए फटाफट। 26 मत बताना बेटा, 26 नहीं होगा, 13 डिवाइड, वो जो है वो है, अभी ये इससे निकालिए, जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे निकालिए, अब पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे मत निकालिए। तो 13, तो क्या होगा, 13 मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फॉर्मूला है इसका। तो हमारे पास कितना हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 14 हो गया, मतलब 14 प्लस 13 हो गया, तो 27 हमारा आंसर आ गया। 14 प्लस 13 हो गया तो हमारा 27 आंसर आ गया। चलिए एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाते हुए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक और सिखा देता हूँ। देखिए ये जो एटम होता है, अभी आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ स्लाइड में, तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए एक सेकेंड, देखिए इस स्लाइड को, ये वाली स्लाइड देखिए अभी, एटॉमिक नंबर 12वीं वाली स्लाइड देखिए, इस स्लाइड को देखिए। यहाँ पर देखिए मास नंबर मैंने आपको सिखाया, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से। नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, मास नंबर। तो ए इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, और दूसरा मैंने सिखाया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैसे करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिखाया मैंने। एक चीज होती है रिप्रेजेंटेशन, कैसे उसे दर्शाया जाता है। जब आप कभी भी टेक्स्ट बुक में देखेंगे या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो जब कभी भी आप देखेंगे तो ऐसे टाइम इसको दर्शाया कैसे जाता है, कैसे इसको डिनोट किया जाता है। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, मैं एक मिनट बता दूं जरा। यस, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो ये एक्स है, मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है, तो एक्स का जेड नीचे रहेगा, जेड मतलब एटॉमिक नंबर नीचे रहेगा और एटॉमिक मास ऊपर रहेगा। या फिर ऐसे याद रख लीजिए, बड़ी संख्या जो होती है वो ऊपर रहता है और निचली संख्या जो होती है नीचे होता है। ए टू जेड ऐसे याद रखिए, ए टू जेड, ए टू जेड ऐसे याद रखिए, ए टू जेड। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछना चालू करता हूं। अगर if an element, let's say I'm giving one element, argon. If I'm having element argon whose weight is 40 gram and the atomic number is 18 gram, I mean like the z is 18 gram, find out number of proton, प्रोटॉन की संख्या बताइए, फटाफट बताइएगा जरा बच्चों, सारे बच्चों जल्दी जल्दी बताइए, प्रोटॉन की संख्या बताइए। वाह, 18 बता दिया किसी बच्चे ने। सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन, फटाफट 22 मत बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है, एंड फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आल्सो।
न्यूट्रॉन ऑल्सो। 18 करेक्ट आंसर है। जिस बच्चे ने 18 दिया वो करेक्ट आंसर है। 18 is correct answer and 40 minus 18 this will be number of neutron you want to find। तो मास कितना है? मास कितना है 40 और एटॉमिक नंबर कितना है 18, प्रोटॉन इतना है, तो उसमें से माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 22 न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के 1 मार्क के आते हैं कभी कभी, तो इसके लिए हमें थोड़ा अवेयर रहना है। 18 and 12, no 12 बेटा, हर्ष not 12, it's 22। श्रद्धा अर्जुन, it's 22। ओके, वेरी गुड। सारे बच्चों को आ गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चैंपियंस, आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप लोग। हाय स्नेहल, गुड इवनिंग। हाय नूरानी, गुड इवनिंग। dear we are solving the atomic number and atomic masses। अभी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, जो टॉपिक का नाम है आइसोटोप्स। चलिए बात करते हैं आइसोटोप्स की, ठीक है? आइसोटोप्स की बात करते हैं, तो इसको देखते हैं जरा आइसोटोप क्या है और इसको आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, मेरी बात यहां तक समझ में आ गया आप सबको? अभी अगला वाला स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप्स, अगला वाला जो पॉइंट है हमारा वो आइसोटोप्स है। व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स, गुड इवनिंग नूरानी। आइसोटोप्स इज व्हाट? द आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। तीन चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। ठीक है, पहले बात करेंगे आइसोटोप्स की। एनी एलिमेंट, एक कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट में कंपैरिजन कीजिए, ए एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट है, एनी एलिमेंट विच कंटेन सेम सेम atomic number, same atomic number but different मास नंबर। कोई एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट है, दो एलिमेंट में कंपेयर कर सकते हो या एक ही एलिमेंट में कंपेयर कर सकते हो। एनी एलिमेंट विच कंटेन टू sorry the same atomic number but different mass number। if their mass numbers are different, if their nucleoids are different, means number of neutron is different but number of proton is the same। if the number of proton is same but number of neutron is different, in that case they will be isotope of each other। वो एक दूसरे के आइसोटोप्स रहेंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, देखिए, हाँ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए पहले आइसोटोप्स कैसे, जैसे हाइड्रोजन देख लीजिए। हाइड्रोजन जो होता है इसके तीन आइसोटोप है, थ्री आइसोटोप्स। हाइड्रोजन हैज थ्री आइसोटोप। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, पहले वाले को प्रोटियम बोलते हैं, दूसरे वाले को ड्यूटेरियम, तीसरे वाले को बोलते हैं ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, यस। कार्बन भी होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, वेरी गुड। ऑक्सीजन के भी होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसमें क्या खास बात है मैं बताता हूं आपको। देखो, पहला वाला लीजिए, पहला वाला प्रोटियम, 1 और 1 है, इसका मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक 0 न्यूट्रॉन है। ठीक है, दूसरे वाले में हाइड्रोजन के केस में 1 और 2 वाले केस में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन है। तो जब एक प्रोटॉन रहेगा तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया, और 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, इन दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, है कि नहीं है? तो न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो गई ना, ये एक दूसरे के आइसोटोप हो गए। क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर अगर देखोगे तो सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है? अलग अलग है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मास नंबर अलग, इनके मास नंबर अलग अलग हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। देखिए, ट्रिटियम का लेते हैं, हाइड्रोजन है जिसमें एक एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और दो न्यूट्रॉन है। इसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन है। और यही कारण है, जब दो न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे केस में इनको इनको देखोगे तो इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा। तो मास नंबर इज डिफरेंट, यू कैन सी द 2 and 3 बट एटॉमिक नंबर इज सेम। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। ऐसे केसेस में इनको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे बच्चा?
आइसोटोप। सारे बच्चों को समझा? विवेक इज कॉलिंग मी। आइसोटोप। विवेक, आई एम ऑडिबल? जस्ट कंफर्म। विवेक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो विवेक। हाय राजश्री, हेलो आशु, हाय विवेक, गुड इवनिंग गाइस, हाय मुस्कान। यस विवेक, मेरी आवाज आई? बोलिए बोलिए विवेक फटाफट। विवेक को लग रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही थी विवेक को। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको? ये आइसोटोप समझ में आ गया? सर एक बार डिफाइन करो आइसोटोप्स। मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे। आइसोटोप्स कैन बी डिफाइंड एज elements which have which shows same atomic number, or we can say number of protona, same atomic number but different mass number. We can say number of neutron. Okay, called as isotopes. They can be called as isotopes. समझ में आ रहा है? We have example, many example is there. Carbon 12, carbon 12, 6, carbon 6, 13, carbon 6, and 14. So you can see their atomic numbers are same, but the mass numbers are different. They can be considered as an isotopes. They can be considered as an isotopes. बात समझ में आ रही है? Yes. So this is an isotope. I hope isotope is clear. Yes. वैष्णवी सही बोल रहा। चलो एक ब्रेकआउट हो जाए फिर इसी बात पे एक ब्रेकआउट हो जाए और फिर हम आइसोटोन्स आके पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाएगा, बच्चों का मूड फ्रेश हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? है कि नहीं? चलो राजश्री अभी ज्वाइन किया बेटा, गुड इवनिंग। एंड चलिए सारे बच्चों ब्रेकआउट खेलते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद मूड फ्रेश करके फिर से पढ़ाई करेंगे। ठीक है? तो पढ़ाई तो करनी ही है हम लोग को, है कि नहीं? पढ़ाई से भाग नहीं सकते हम लोग, है कि? प्रैक्टिस होनी चाहिए ना? हाँ, वेरी गुड। ये तो चीज आपको है नहीं। चलो दूसरा देखता हूँ मैं आपको। देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से, और इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं आंसर करने का। commonly occurring isotopes of carbon atoms are C12, this thing C613, C614 carbon they contain. So they contain, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? देखिए अभी मैंने बताया, इसमें से आप दिमाग लगाना है, आंसर करना है। शांति से आंसर कीजिएगा जल्दी। कमॉन चैंपियन, फटाफट आंसर दीजिए। आपके आंसर्स आ गए होंगे स्क्रीन पर, राइट? The commonly occurring isotopes of the carbon is option number ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो इसमें पहले वाले में न्यूट्रॉन कितना है? 6, दूसरे वाले न्यूट्रॉन कितना है? 7, तीसरे वाले न्यूट्रॉन कितना है? 8, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 6। तो आपका सही आंसर क्या है? डी वाला सही आंसर है। किसी बच्चे को डाउट है इसमें? किसी बच्चे को डाउट इसमें आ रहा है? देखिए कार्बन है जिसमें 6 और 12 है ना, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 6 माइनस 12 माइनस 6 कर दोगे तो 6 आ जाएगा। दूसरे कार्बन में 6 और 13 है तो ये 7 आ जाएगा। तीसरे वाले में 6 और 14 है तो ये 8 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है? 6 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6, 7, 8 एंड 6 विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला आ रहा है कि नहीं आपको? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन भी सीखने लायक है, अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने किया है। तो इसको जरा सॉल्व कीजिए, फटाफट कीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा बच्चों। ठीक है? हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। जल्दीबाजी में आंसर रॉन्ग
पिछले बार अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया था आपने, 94% लोगों ने सही आंसर दिया था। इस बार मुझे चाहिए था 100% बच्चे सही आंसर दें। ठीक है, लगे रहो, फटाफट करके दिख। टाइम आपका खत्म हो रहा है, फटाफट आंसर दीजिए बच्चों। यस, वाओ दैट्स रियली ग्रेट। सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। 100% स्टूडेंट हैव गिवन अ रियली करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन भी था। जैसे इसमें देखिए, सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11, सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, मास नंबर 23 है, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 12। 12 न्यूट्रॉन। तो क्या हम लोग बोल नहीं सकते कि न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या से बड़ी है, ग्रेटर है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन एक आंसर दे दीजिए फटाफट इस क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इस क्वेश्चन को फटाफट आंसर दीजिएगा जरा सोच के। इसको इसको देने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन समय आपको दिया गया तो सोच के दीजिएगा। समय आप, ये आपके रिवीजन के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आ सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस के लिए एकदम, इसमें भी मुझे 100% परफॉर्मेंस चाहिए, सारे बच्चों की परफॉर्मेंस 100% चाहिए मुझे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए। अभी देखो आप सबको आ रहा है। कमान, टाइम इज बीइंग ओवर। फटाफट। 100% स्टूडेंट अगेन गिवन अ करेक्ट आंसर, दैट्स रियली नाइस। That's really nice. 100% students have given a correct answer. The same atomic number but different mass number. Same atomic number. ये definition था बेटा, same atomic number but different mass number. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये वाला पॉइंट आपके लिए काफी 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 महत्वपूर्ण था। ये डेफिनेशन है, आप याद रख लीजिएगा। बिल्कुल गड़बड़ मत कीजिए। एग्जाम वगैरह में, आपके एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे आप लोग? मुझे तो नहीं लगता। अगर आप लोग चैंपियन हैं तो इस आंसर को दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे भाई। देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है। अब इसमें देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कंफ्यूज मत होना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने सिखाया था, ठीक है, या फिर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दोगे शांति से। ऐसा मत करना। ध्यान से देखो, फिंगर्स आर क्रॉस, गणेश धोले, वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ, अच्छा परफॉर्म कर रहा है बच्चा। 71% एंड 7%। ओह वाओ, बहुत गलत रेशो चले गया, फिर भी 71% बच्चों ने सही आंसर दिया। लेट मी टेल यू बेटा, देखो आप, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। डाल्टन ने क्या बताया, बताओ। डाल्टन ने बताया एटम के बारे में, और उसने एक लाइन क्या बताया था, इट्स एन अल्टीमेट पार्ट, अल्टीमेट पार्टिकल। क्या है ये? अल्टीमेट पार्टिकल होता है, एकदम लास्ट वाला अल्टीमेट पार्टिकल, इससे छोटा कोई नहीं। तो इसका मतलब उसने सब एटॉमिक पार्टिकल को नहीं बताया। He did not explain the subatomic particle. So this C was correct answer. C was correct answer. C आंसर क्या था? करेक्ट आंसर था, क्योंकि उसने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, बिल्कुल। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा। तो ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही। कल हम लोग थोड़े से और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन मजा आया? सारे बच्चों को अच्छा लगा कि नहीं लगा? ठीक है, तो कल फिर हम लोग इस सेशन के ऊपर बात करेंगे। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।